सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट वक्फ जजमेंट के बाद कई अटकलें लगाई गई थी। जो ऑर्डर पहले मुस्लिम फेवरिंग माना जा रहा था, आज उसी को एग्जीक्यूटिव सपोर्ट बोला जा रहा है और कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज के प्रोटेस्ट से ये भी लगता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता था जो माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन 15 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एक नया डिबेट शुरू कर रहा है। ये ऑर्डर आया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ऊपर, एक ऐसा लॉ जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और जिसने वक्फ इंस्टीट्यूशंस के रेगुलेशंस को काफी टाइटन कर दिया। पर सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट एग्जीक्यूटिव के फेवर में ही ज्यादा है? क्या कोर्ट जो अब तक मुस्लिम कम्युनिटी के सेफगार्ड के रूप में देखी जा रही थी, अब गवर्नमेंट के नैरेटिव को इंडोर्स कर रही है? सबसे पहले छोटा सा बैकग्राउंड। अप्रैल 2025 में प्रेसिडेंट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को असेंट दे दिया था। इसके तुरंत बाद ही एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉर्म क्रिएट हो गया। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, अपोजिशन पार्टीज और माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस एक्ट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये लॉ अ डायरेक्ट ब्लो टू माइनॉरिटी राइट्स एंड रिलीजियस फ्रीडम है। एक्सपर्ट्स ने आर्ग्यू किया था कि ये डॉक्टर अंबेडकर के सेक्युलर रिपब्लिक के विजन के अगेंस्ट है। मतलब एक्ट आते ही एक डिवाइड क्रिएट हो गया। एक तरफ गवर्नमेंट का कहना था कि वक्फ इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज किया जा रहा है और दूसरी तरफ कम्युनिटीज का डर था कि उनके राइट्स और ऑटोनॉमी को वीकेंड किया जा रहा। 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर अपना पहला जुडिशियल रिस्पांस दिया। बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई और जस्टिस एजी मशी की, और कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया एक ब्लैंकेट स्टे लगाने से। उन्होंने कहा कि देयर इज अ हाई बार ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, मतलब जब तक क्लियर और डायरेक्ट वायलेशन ना दिखे तब तक पार्लियामेंट का लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। अब ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ पर इसका एप्लीकेशन एक लार्जर फिलॉसफी को शो करता है, कोर्ट की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स डिफरेंस का। अब आते हैं डिटेल में कि कोर्ट ने क्या अलाउ किया और क्या स्टे किया। तो कोर्ट ने अपने रीजनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तरफ व्हाट यानी कि पॉलिसी और दूसरी तरफ हाउ यानी कि मैकेनिज्म। जो लेजिस्लेटिव पॉलिसी थी उसको कोर्ट ने लार्जली एक्सेप्ट किया, सिर्फ मैकेनिज्म और प्रोसीजर के बेसिस पर कुछ प्रोविजंस पर स्टे लगाए। सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल चेंज था डिलीशन ऑफ वक्फ बाय यूजर। ये एक सेंचुरीज ओल्ड प्रिंसिपल था, जहां अगर कोई जगह या प्रॉपर्टी सालों तक वक्फ के पर्पस के लिए यूज होती रही तो ऑटोमेटिकली उसका वक्फ स्टेटस माना जाता था। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट ने इसे अबॉलिश कर दिया। जब इस पे चैलेंज आया तो कोर्ट ने गवर्नमेंट के नैरेटिव को फुली अडॉप्ट कर लिया। जजमेंट में लिखा गया कि इफ मुतावलीज फॉर अ पीरियड ऑफ 102 years could not get the work registered, they cannot claim that they be allowed to continue। मतलब कोर्ट ने मान लिया कि अगर एक सेंचुरी से ज्यादा टाइम में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो अब बाय यूजर क्लेम करने का राइट नहीं बनता। कोर्ट ने इसे एक मेनेंस बोला जो 1923 से चला आ रहा था। अब एक और कंट्रोवर्शियल प्रोविजन था 5 year प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रूल। एक्ट कहता था कि वक्फ के मैनेजमेंट में रोल लेने के लिए एक पर्सन को एटलीस्ट 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। क्रिटिक्स ने इसे डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्ररी कहा था, लेकिन कोर्ट ने बोला कि द प्रोविजन इज नॉट आर्बिट्ररी एज इट एड्रेसेस द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ वक्फ बीइंग अ क्लेवर डिवाइस टू इवेड द लॉ। कोर्ट ने ये भी कहा कि हिस्टोरिकली लोग कन्वर्जन करते थे, स्पेशली टू कमिट बाइगामी, और वक्फ एक क्लियर डिवाइस बन गया था लॉ इवेड करने के लिए। मतलब कोर्ट ने सब्सटेंस में रूल को वैलिड माना है, सिर्फ मैकेनिज्म की कमी को हाईलाइट किया। इसी वजह से टेम्पररी स्टे दिया गया है, बस क्योंकि अभी तक कोई प्रोसीजरल फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया था। और अब आते हैं सेक्शन 3C पे, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। ये प्रोविजन एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर देता था कि वो प्रॉपर्टी टाइटल्स डिटरमाइन करे और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में यूनिलैटरल करेक्शन करे। कोर्ट ने इस पे क्लियर बोला कि दिस इज प्राइमा फसाई अ ब्रीच ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जुडिशियल फंक्शन नहीं दिया जा सकता, इसीलिए इस प्रोविजन पे स्टे लग गया। इसी तरह एक प्रोविजो था सेक्शन 3C सबसेक्शन 2 का, जो कहता था कि इंक्वायरी कंप्लीट होने से पहले भी प्रॉपर्टी का वक्फ स्टेटस स्ट्रिप हो जाएगा। कोर्ट ने इसे प्राइमा फसाई आर्बिट्ररी कहा और रोक दिया। तो ओवरऑल पैटर्न क्या बना? कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि गवर्नमेंट का स्टैंड कि वक्फ बाय यूजर एक मेनेस था, कि मिसयूज हो रहा था और कि 5 year रूल एक तरीका है मिसयूज को रोकने का। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ उन प्रोविजंस को रोका जहां सेपरेशन ऑफ पावर्स या आर्बिट्रेरीनेस का क्लियर वायलेशन था। मतलब पॉलिसी के वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया और हाउ को रिफाइन किया। लेकिन ये अप्रोच एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले कुछ सालों में कोर्ट ने रिपीटेडली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए जुडिशियल रिस्ट्रेंट दिखाई है। सबसे बड़ा पैरेलल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट 2023 का। मार्च 2023 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अनूप बरनवाल केस में एक न्यूट्रल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं।
कोर्ट ने उस टाइम बोला था कि ये स्टेप इसलिए है ताकि इलेक्शन कमीशन को एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से बचाया जा सके। लेकिन दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करके सीजीआई को हटा दिया और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को कमेटी में डाल दिया, जिससे एग्जीक्यूटिव को 2 से 1 की मेजोरिटी मिल गई। जब इस एक्ट को कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे देने से मना कर दिया था और बेंच ने रीजन दिया था कि an interim order with general elections approaching might trigger chaos and a virtual constitutional breakdown। रिजल्ट ये हुआ कि 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड पैनल ने अपॉइंटमेंट्स किए। मतलब कोर्ट ने अपने ही प्रेसिडेंट को ओवरराइड होने दिया क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूटिव के विल के अगेंस्ट इंटरवेंशन करना अवॉइड किया, जैसा कि लोग अज्यूम करते हैं। अब इसी तरह न्यू क्रिमिनल कोड्स के केस में भी कोर्ट ने रिस्ट्रेन दिखाया है। अपोजिशन एमपी सस्पेंड हुए थे और पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट नहीं हुई थी, लेकिन जब पीआईएल्स फाइल हुए तो कोर्ट ने बोला कि वो एंटरटेन नहीं करेगी। मतलब फिर से लेजिस्लेटिव डिफरेंस, जैसा कि लोग मान रहे हैं। अब इन सब एग्जाम्पल्स को अगर हाईलाइट करें और साथ में रखें तो एक क्लियर पैटर्न निकलता है। कोर्ट का अप्रोच है एक मिनिमलिस्ट एंड पोस्ट फैक्टो रूल। ये अप्रोच कहता है कि कोर्ट अपने आप को एक गार्जियन ऑफ मैकेनिक्स समझेगी, लेकिन पॉलिसी और नैरेटिव के सब्सटेंस को लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ देगी। स्कॉलर्स इसे कह रहे हैं एक न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल इशू डिफरेंस। मतलब जब तक प्रोसीजर सही है, पॉलिसी के कंटेंट को चैलेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन इस फिलॉसफी के खतरे भी है। जुडिशियल रिस्ट्रेन का एक प्रॉब्लम ये है कि वो इनजस्टिसेस परपेचुएट कर सकता है। वर्क ऑर्डर में कोर्ट ने गवर्नमेंट का मेनेस नैरेटिव एक्सेप्ट किया और इसे सेंचुरीज ओल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क बाय यूजर खत्म हो गया। सीईसी केस में कोर्ट ने इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन वीकेंड होने दिया। क्रिमिनल कोड्स केस में कोर्ट ने एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट को इग्नोर कर दिया। मतलब एक तरह से कोर्ट कह रही है कि वी विल नॉट सेकंड गेस द एग्जीक्यूटिव्स विल। तो व्यूअर्स, 15 सितंबर 2025 का वर्क ऑर्डर एक आर्च टाइप बन गया है इस नए जुडिशियल फिलॉसफी का। कोर्ट ने कहा कि वो लेजिस्लेचर के डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करेगी और सिर्फ उस मैकेनिज्म पे इंटरवेन करेगी जो सेपरेशन ऑफ पावर्स या आर्बिट्रेरीनेस वायलेट करता है। यही चीजें हमें सीसी और क्रिमिनल कोड्स के केसेस में भी दिख गई थी। और अब असली सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये रिस्ट्रेन जुडिशरी हमारे रिपब्लिक के लिए हेल्दी है? क्या जुडिशरी अपने रोल को कॉन्शियसली लिमिट करके एक नए एरा में एंटर कर रही है? और अगर ऐसा है तो माइनॉरिटीज, अपोजिशन और डिसेंटिंग वॉइसेस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का असली गार्जियन कौन बचेगा? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।